जब एसआईटी ने लवकुश मिश्रा के घर पर रेड मारा तो वहां अलमारी और गाय के गोबर के नीचे से 10 लाख कैश मिला। राम मंदिर में डोनेशन काउंटिंग करने वाले कुछ एम्प्लॉय जो हर महीने 14,000 से 20,000 की सैलरी पाते थे, वो अचानक शाही जिंदगी जीने लगे थे। रामाशंकर यादव उर्फ टीनू यादव, जो कभी अयोध्या में एक टेम्पू चलाया करता था, पर जैसे ही राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, टीनू ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का ड्राइवर बन गया और इसके बाद इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इसके नाम पर अयोध्या और लखनऊ में लगभग 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली और इसी टीनू यादव का भांजा मनीष यादव, ये भी उसी काउंटिंग टीम में था और इसके पास से इंटेरोगेशन के बाद 36 लाख कैश मिला। और केवल यही नहीं, 1250 रामशिलाएं जो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, रूबीज और 8 धातुओं से बनी थी, वो सब गायब हो गई। कुल मिलाकर 200 करोड़ कैश राम मंदिर से गायब है। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे और इसके लिए हमें लगभग 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1528 में मुगल एम्पायर बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। लेकिन हिंदू कम्युनिटी का मानना था कि जिस स्थान पर यह मस्जिद बनाई गई है वहीं भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जो सिर्फ कुछ वर्षों या दशकों तक नहीं बल्कि सदियों तक चलता रहा। फिर दिसंबर 1949 की एक रात बाबरी मस्जिद के अंदर लॉर्ड राम की मूर्तियां प्रकट होने की खबर सामने आई। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जगह को डिस्प्यूटेड साइट डिक्लेयर कर दिया और परिसर को ताले से बंद कर दिया। इसके साथ ही इस मामले को लेकर लंबी लीगल बैटल शुरू हो गई जो दशकों तक कोर्ट में चलती रही। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 का दिन आया। एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा के बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में कर सेवक इकट्ठा हुए। उसी दिन भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई। ये घटना भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इसलिए बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मामला पूरी तरह कोर्ट के हाथों में चला गया। सालों तक सुनवाई चली, सबूत पेश किए गए, दलीलें दी गई और देश इस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार करता रहा। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाए ताकि वहां राम मंदिर बनाया जा सके। वहीं मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ ऑप्शनल जमीन मस्जिद बनाने के लिए देने का ऑर्डर दिया। तो इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में खुशी का माहौल था। लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि दशकों पुराने संघर्ष का अंत था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब शुरू होने वाली थी मंदिर निर्माण की कहानी। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की फॉर्मेशन का ऐलान किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि 3 महीनों के अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जो मंदिर के निर्माण और उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाले। इसलिए इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर्स रखे गए, जिनमें से 12 मेंबर्स को गवर्नमेंट ने नामित किया था। इन्हीं मेंबर्स में कुछ ऐसे नाम भी शामिल थे जो आगे चलकर इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में आने वाले थे। इसके बाद 19 फरवरी 2020 को ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में महंत गोपाल दास को ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया, जबकि वीएचपी के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहीं से मंदिर निर्माण की प्रोसेस आधिकारिक रूप से आगे बढ़ने लगी। चंपत राय, ये नाम याद रखिए, चंपत राय एक रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर है, बिजनौर के रहने वाले और आरएसएस से बचपन से जुड़े हुए। वीएचपी में इनका दशकों का सफर रहा है। राम मंदिर आंदोलन के ये एक अहम चेहरा रहे हैं और ये इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल पर्सन बन गए थे। जनरल सेक्रेटरी यानी दिन रात की ऑपरेशन जिनकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि ट्रस्ट का काम सिर्फ मंदिर बनाना नहीं था, ट्रस्ट को पैसा भी जुटाना था। और पैसे जुटाने के लिए एक ऐसा कैंपेन शुरू किया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती भारत के इतिहास में। हुआ क्या कि जनवरी 2021 में आरएसएस और वीएचपी के कार्यकर्ता हाथों में एक पर्ची लिए घर घर जा रहे थे। इनके हाथ में था एक सिंपल सा रिसिप्ट बुक और एक फोटोग्राफ उस भव्य मंदिर की जो बनने वाली थी। इस कैंपेन का नाम था श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान। यह अभियान 15 जनवरी 2021 से शुरू होकर 27 फरवरी 2021 तक चलना था, यानी मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक। ट्रस्ट के एक मेंबर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा के अनुसार एम था 11 करोड़ परिवारों और 55 करोड़ लोगों तक पहुंचना और इसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए 10, 100 और 1000 के कूपन्स प्रिंट किए गए थे।
500 और 10,000 के बीच की राशि सिर्फ चेक से ली जाएगी, कोई कैश नहीं, और हर डोनर को रिसिप्ट मिलेगी। पर जो हुआ उसे कोई नहीं रोक सका। इस कैंपेन ने पूरे देश को जैसे एक धागे में पिरो दिया। छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, कारखानों में लोग खुद आगे आकर दान करने लगे। कुछ बेघर मजदूरों ने भी अपनी दिन की मेहनत से थोड़ी थोड़ी राशि दी। 5 साल के एक बच्चे ने अपना गुल्लक तोड़कर 450 रुपए दिए। और अभियान के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही, यानी 29 जनवरी 2021 तक 230 करोड़ से ज़्यादा जमा हो चुके थे। और जब कैंपेन खत्म हुआ तो 44 दिनों में 2,500 करोड़ से ज़्यादा का चंदा जमा हो गया था। सबसे ज़्यादा राजस्थान से आया था, तमिलनाडु से 85 करोड़, केरला से 13 करोड़, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे स्टेट्स मिजोरम से 21 लाख, नागालैंड से 28 लाख तक आए। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि साल 2022 तक आते आते मंदिर निर्माण के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि समर्पित हो चुकी थी। निर्माण खर्च के बाद भी ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में 3,500 करोड़ से ज़्यादा जमा थे। बड़े डोनर्स ने भी दिल खोल कर दिया। मुरारी बापू ने 11 करोड़ दिए। सूरत के डायमंड बिजनेसमैन दिलीप कुमार ने 101 केजी सोना डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 68 करोड़ थी। ये पैसा पवित्र था, इसके पीछे करोड़ों आस्थाएं थी, करोड़ों सपने थे, करोड़ों प्रार्थनाएं थी। और फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर के डोर्स खुलने के पहले दिन 3 करोड़ का दान आया। पहले 11 दिनों में कुल मिलाकर 11 करोड़ से ज्यादा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मंदिर ट्रस्ट ने उस साल 327 करोड़ की कमाई दर्ज की, जिसमें 153 करोड़ सीधे डोनेशन से आए और 173 करोड़ बैंक अकाउंट में जमा राशि पर मिले इंटरेस्ट से। मतलब ये एक ऐसी संस्था बन गई थी जिसके खाते में रोज पैसा आ रहा था। लाखों भक्त रोज अयोध्या आ रहे थे, हुंडी में नोट डाल रहे थे, सोना चांदी चढ़ा रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। मंदिर के अंदर 4 जगह हुंडी बॉक्स लगाई गई थी दर्शन रूट पर। ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन बॉक्सेस में जमा कैश को काउंट करने और बैंकिंग करने की जिम्मेदारी दी थी। एसबीआई ने ये काम एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स किया हुआ था, यानी काम का एक चैन था। डोनेशन आती थी हुंडी में, हुंडी खुलती थी, कैश काउंट होता था, काउंट रूम में ट्रस्ट के स्टाफ होते थे, प्राइवेट एजेंसी के लोग होते थे, और ये पूरी प्रोसेस होती थी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में। कम से कम ऐसा माना जाता था पर्दे के पीछे एक खेल चल रहा था, और उस खेल की शुरुआत हुई थी एक ऐसी जगह जहां से कोई उम्मीद नहीं था। ट्रस्ट के अपने इंटरनल ऑडिट से, ट्रस्ट के इंटरनल ऑडिट ने कैश और वैल्यूएबल्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज फ्लैग की। फिर काउंटिंग रूम की सीसीटीवी फुटेज रिव्यू की गई और कुछ एम्प्लॉय की सस्पिशियस कंडक्ट नजर आई। ये अंदर की बात थी, बाहर तब तक कुछ नहीं पहुंचा था, लेकिन लोकल मीडिया में खबर आने लगी। कुछ जर्नलिस्ट ने लिखा कि मंदिर की डोनेशन से करोड़ों रुपए गायब हो सकते हैं। पहले तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने लोकल मीडिया की उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया और कहा कि राम मंदिर के करोड़ों रुपए के दान गायब हो गए हैं। साथ ही इन्होंने डिमांड की कि सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक किया जाए, और इनके इस बात से बस मानो जैसे एक चिंगारी पड़ी हो। एसपी के अयोध्या के फॉर्मर एमएलए पवन पांडे ने दावा किया कि 7 करोड़ के बीच डोनेशन मिस एप्रोप्रिएट हुई है। इसके बाद ट्रस्ट खुद हरकत में आया। ट्रस्ट ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट की कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। सीएम ने रिक्वेस्ट मिलते ही कुछ ही घंटों में एसआईटी का फॉर्मेशन कर दिया, और 13 जून 2026 को एक 3 मेंबर एसआईटी बनाई गई, जिसमें थे लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय बिस्वा पंत, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन। और उसे दिन पहले गिरफ्तारी हुई। नाम था लवकुश मिश्रा, मीनापुर एरिया के फगौली गाँव का रहने वाला। राम मंदिर में डोनेशन काउंटिंग डिपार्टमेंट का एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय था। मंथली सैलरी 18,000 से 20,000 के बीच थी। जब एसआईटी ने इनके घर पर रेड किया तो जो मिला वो किसी को उम्मीद नहीं था। इनके घर से करीब 10 लाख कैश बरामद हुआ। कुछ पैसे अलमारी में छिपा कर रखे गए थे, जबकि कुछ रकम कथित तौर पर गाय के गोबर के ढेर के नीचे छिपाई गई थी। सोचिए, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी मंथली इनकम सिर्फ 18,000 से 20,000 हो, उसके घर से लाखों रुपए नगद बरामद हो। पर यह तो बस शुरुआत थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि लवकुश मिश्रा ने हाल के महीनों में प्रॉपर्टी खरीदी थी जो इनकी इनकम के हिसाब से इम्पॉसिबल था। एक एम्प्लॉय ने लगभग 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख का नया अपार्टमेंट। इसके बाद एक नाम सामने आए। लवकुश के अलावा अवनीश, अनुकल्प, करुण, ये सभी डोनेशन काउंटिंग से जुड़े हुए थे। 5वां नाम था रामाशंकर यादव, जिसे लोग टीनू के नाम से जानते थे। टीनू ये नाम पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि टीनू कभी अयोध्या में एक टेम्पो चलाया करता था, पर जैसे ही राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, टीनू ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का ड्राइवर बन गया। और इसके बाद इसकी किस्मत बदल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि यही आदमी एक दिन खबरों में होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को इसके नाम पर अयोध्या और लखनऊ में लगभग 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल, अयोध्या में 3 रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी, लखनऊ में मकान, नाका एरिया में 2 मंजिला हॉस्टल और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी। जिस आदमी की सैलरी 14,000 से 18,000 थी, उसके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी। और केवल यही नहीं,
इनका भांजा मनीष यादव ये भी उसी काउंटिंग टीम में था और इसके पास से इंटेरोगेशन के बाद 36 लाख कैश मिला। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक विसल ब्लोअर सामने आया। नाम था महिपाल सिंह, राम मंदिर के फॉर्मर चीफ अकाउंट ऑफिसर, जिन्होंने सबसे पहले इन इरेगुलरिटीज पर सवाल उठाए। महिपाल सिंह का आरोप था कि ये गड़बड़ी 2021 से सिस्टमैटिक तरीके से चल रही थी। इनके अकॉर्डिंग कैश काउंटिंग के दौरान कुछ एम्प्लॉयज जानबूझकर भाउचर में एक्चुअल काउंट से कुछ लाख कम लिखते थे। मतलब अगर हुंडी में 10 लाख निकले तो रिकॉर्ड में 8 लाख लिखो, 2 लाख गायब। ये खेल हर रोज होता था, हर महीने, हर साल। महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट से भरे 10 चेस्ट बॉक्सेस किसी एसोसिएट ने बिना किसी अकाउंटिंग एंट्री के उठा लिए। कोई रेसिप्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और सबसे सीरियस एलिगेशन ये था कि जब इन्होंने इन बातों की जानकारी ट्रस्ट के सीनियर मेंबर्स चंपत राय और गोपाल राव को दी तो कथित तौर पर अगले ही दिन इन्हें इनके पोस्ट से हटा दिया गया। ये भी एलिगेशन आया कि टेंपल के सीसीटीवी कैमरास के पिछले 8 महीनों की फुटेज डिलीट कर दी गई। और एक और क्लेम धर्म सेना नाम के ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर संतोष दुबे ने क्लेम किया कि 1989 में देश के गांवों, शहरों और विदेश से पूजित होकर अयोध्या लाए गए 1250 रामशिलाएं जो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, रूबीज और 8 धातुओं से बनी थी वो गायब हो गई हैं। लेकिन मीडिया की इन्वेस्टिगेशन में और गहरे जाने पर एक और बड़ी संख्या सामने आई। इन्वेस्टिगेटर्स अब मान रहे थे कि यह मिस एप्रोप्रिएशन 200 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। ये देश के किसी रिलीजियस प्लेस से डोनेशन के सबसे बड़े चोरी में से एक है। 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज स्क्रूटनी में आए, ऐसे एम्प्लॉयज जो हर रोज लाखों रुपए गिनते थे, जिनकी सैलरी थी 14,000 से 20,000 और जो अब लग्जरी कार्स, बड़े घर और हॉस्टल जैसे प्रॉपर्टीज के मालिक बन चुके थे। और जब ये बात पब्लिक हुई तो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा इंटरनल ऑडिट में कोई इरेगुलरिटी नहीं मिली, कोई पैसा मिसिंग नहीं है। मतलब ये वो जगह है जहां दो बातें एक साथ होती है। एक तरफ करोड़ों लोगों की जेन्युइन श्रद्धा जिन्होंने अपनी मेहनत कमाई से राम के लिए किया, दूसरी तरफ एक एलिज्ड स्कैंडल जिसमें 14,000 सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, जिसमें गाय के गोबर के नीचे छुपाया गया दान का पैसा मिला, जिसमें गोल्ड और सिल्वर के बॉक्सेस बिना किसी रिकॉर्ड के गायब हो गए। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के विश्वास का सवाल है जिन्होंने सोचा था कि उनका दिया हुआ एक एक रुपया राम के घर बनाने में लगेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि डोनेशन में गड़बड़ी तो सिर्फ एक हिस्सा है। इससे पहले यानी 2021 में एक और कंट्रोवर्सी उठा था और वो शायद इससे भी बड़ा था, जब ट्रस्ट ने अयोध्या में जमीन खरीदी और इस जमीन की कीमत को लेकर ऐसे सवाल उठे जो आज तक पूरी तरह जवाब नहीं पा सके। वो जमीन और वो 2 करोड़ से 18 करोड़ का सफर, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए, जब कोई स्कैंडल सामने आता है तो पहला सवाल ये नहीं होता कि क्या हुआ, पहला सवाल ये होता है कि ये कब से हो रहा था। और राम मंदिर की इस कहानी में वो सवाल हमें 5 साल पीछे ले जाता है। 2021 में जब मंदिर अभी बन भी नहीं रहा था तब जमीन की एक और कहानी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जिसे तब दबा दिया गया था। पर 2026 में जब डोनेशन स्कैम की आग भड़की तो वो कहानी भी जमीन से निकल आई। अयोध्या रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं, बाग बिजैसी गांव में इस जमीन थी। ट्रस्ट को पिलग्रिम फैसिलिटीज, म्यूजियम्स और कल्चरल साइट्स के लिए एडिशनल जमीन खरीदने की परमिशन मिली थी, क्योंकि लाखों भक्त अयोध्या आने वाले थे। उन्हें रहने की जगह चाहिए थी, खाने की व्यवस्था चाहिए थी, म्यूजियम चाहिए था। पर जो हुआ वो कुछ और था। 18 मार्च 2021 को कुछ प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी और राम मोहन तिवारी ने वो जमीन 2 करोड़ में खरीदी और फिर उसी दिन मिनटों के अंदर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने वही जमीन ट्रस्ट के लिए 18 करोड़ में खरीद ली। एक ही जमीन, एक ही दिन, 2 करोड़ से 18 करोड़, 10 मिनट का फासला। और साथ ही दोनों डील्स में गवाह एक ही थे, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। यानी जिस आदमी ने जमीन बेची वो ट्रस्ट के भरोसेमंद लोगों का जानकार था, जिसने खरीदी वो ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी था और गवाह वही थे जो ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। पर यह सिर्फ एक डील नहीं थी। एक और केस में बीजेपी लीडर दीप नारायण ने 20 फरवरी 2021 को अयोध्या में 890 स्क्वायर मीटर की एक प्रॉपर्टी हवेली अवध सिर्फ 20 लाख में खरीदी। उस जमीन का सरकारी कलेक्टर रेट था 4,000 पर स्क्वायर मीटर। और फिर ठीक 79 दिन बाद वही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी गई, यानी 28,000 पर स्क्वायर मीटर। 79 दिनों में 1200% का प्रॉफिट। सोचिए जरा, 79 दिन 1200%। कोई बिजनेस नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, बस एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर और बीच में ट्रस्ट का पैसा। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहा कि ये राम के नाम पर हुई करोड़ों की लूट है। इन्होंने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच की मांग की, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। तो जब ये खबरें 2021 में सामने आई तो चंपत राय ने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद अयोध्या में जमीन के दाम अचानक बहुत बढ़ गए थे।
रेलवे स्टेशन के पास की जमीन पिलग्रिम के लिए जरूरी थी और जो कीमत चुकाई गई वो मार्केट रेट से कम थी। ट्रस्ट ने दावा किया सब लीगल था, सब ट्रांसपेरेंट था, पर जनता के मन में सवाल रह गया, अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट था तो जमीन बेचने वाला ट्रस्ट का ही जानकार क्यों था? अगर मार्केट रेट से कम खरीदा तो पहले किसी और को उससे भी कम में क्यों बेची? और दोनों डील्स में गवाह एक ही क्यों थी? ये सवाल 2021 में उठे, जवाब नहीं मिले और धीरे धीरे ये कहानी ठंडी पड़ गई। 5 साल बाद 2026 में जब डोनेशन स्कैम आया तो एसपी के लीडर राजकुमार भाटी ने कहा, सरकार ने कहा था इस डिस्क्रिपेंसीज की जांच होगी। 5 साल बीत गए, कोई स्कैमर नहीं पकड़ा गया। एक ऐसे ट्रस्ट में जहां 5,000 करोड़ से ज्यादा डोनेट हो चुके हैं, जहां रोज लाखों रुपए आते हैं, जहां सोना चांदी हीरे चढ़ते हो, वहां क्या अकाउंटेबिलिटी का ये फ्रेमवर्क काफी है? ये सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सवाल देश का है, ये सवाल लाखों करोड़ों राम भक्तों का है। और एक बात और है जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दिल को कचोटती है, टीनू रामाशंकर यादव, चंपत राय का ड्राइवर। जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि एक वक्त टीनू अयोध्या में टेम्पू चलाता था, पर जैसे ही राम मंदिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ये चंपत राय का ड्राइवर बन गया, इसकी जिंदगी बदल गई। इसके घर से गोल्ड रिकवर हुआ, इसका नाम एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में सबसे ऊपर आया। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने डायरेक्टली चंपत राय पर आरोप लगाया कि इन्होंने टेम्पल फंड से अयोध्या में जमीन खरीदी। चंपत राय पर यह भी आरोप लगा कि जब विवाद पहली बार उठा तो इन्होंने एफआईआर करवाने से इनकार किया। एफआईआर ट्रस्ट की अपनी रिक्वेस्ट पर नहीं बल्कि तब हुई जब अपोजिशन ने शोर मचाई। इस सब के बीच राम जन्मभूमि मूवमेंट के एक्टिविस्ट संतोष दुबे ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करते हुए कहा, लगभग 1250 गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और अष्टधातु ब्रिक्स मंदिर से गायब हो गई है। ट्रस्ट के हर एसोसिएटेड व्यक्ति के एसेट की जांच होनी चाहिए, चंपत राय समेत। और इसके अलावा जो भी दोषी हो, चाहे वो एक काउंटिंग क्लर्क हो या कोई बड़ा नाम, उसे न्याय के दायरे में लाना जरूरी है। क्योंकि अगर यह मंदिर सच में राम का है तो राम के घर में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। और अगर ये मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का है तो उन भक्तों को जवाब मिलना ही चाहिए। तो ये था पूरा वीडियो, बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।